पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करने एक बार फिर बाबा के साथ हम बैठे हुए हैं। एक बार देखिए, बिहार के राजनीति में फिर से कुछ बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और तब से जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। अब आप कहेंगे कि तेजस्वी गए थे नीतीश से मिलने। जी हाँ, तेजस्वी तो गए ही थे, लेकिन नीतीश ने भी तेजस्वी से मुलाकात की है। अब इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्या क्या इसके पीछे की रणनीति हो सकती है। हमने आपको ये भी बताया कि तेजस्वी यादव गए थे, मानवाधिकार के जो 2 पद खाली हुए हैं उसमें आयुक्त की भर्ती होनी होती है। उसके लिए विपक्ष की एक भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके लिए तेजस्वी यादव गए थे मुलाकात करने कि इसमें भर्ती कराई जाए। किन व्यक्ति का नाम वो लिए हैं, किन व्यक्ति की भर्ती करानी चाहिए, इसकी भी चर्चा चल रही है। लेकिन क्या सिर्फ यही बात हुई है? क्या इसके अलावा राजनीतिक कोई चर्चा नहीं हुई होगी? लगभग 8-10 महीने के बाद चाचा भतीजा जब एक साथ एक टेबल पर बैठे होंगे तो जरूर राजनीतिक चर्चा तो जरूर हुई होगी। तेजस्वी यादव एक बार फिर वो संभावना तलाश कर रहे हैं कि चाचा के साथ मिलकर देश भर की राजनीति की जाए और बिहार में चाचा की कुर्सी पर अपना पैठ कैसे जमाया जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में चर्चा ये है कि लालू और नीतीश मिलकर एक बार फिर भाजपा की विदाई का डेट फिक्स कर लिए हैं। आप सबको पता है कि नीतीश के भरोसे ही देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी भी अच्छे से जानते हैं कि नीतीश का एक भी कदम, एक भी उंगली अगर बॉर्डर के पार चला जाएगा तो समझिए कि हमारी सरकार गई। और इस वजह से भाजपा भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। तो क्या एग्रीमेंट एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है 2022 की तरह? आपको याद होगा 9 अगस्त 2022 को भी एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुआ था कि प्रधानमंत्री बनाना है नीतीश कुमार को, लेकिन वो एग्रीमेंट ही फाड़ कर फेंक दिया गया। एक बार फिर उसकी विषाद बिछनी शुरू हो गई है। तो आखिरकार क्या बात है, क्या चर्चा चल रही है? क्या भाजपा की विदाई इस बार नीतीश तय कर देंगे? चलिए मुद्दे की बात में बाबा से जुड़ते हैं, पूछेंगे कि एक बार फिर से भाजपा का सत्ता से विदाई लालू और नीतीश ने फिक्स कर दिया है क्या बाबा? ये विदाई का डेट जो है वो 2024 के जनवरी के पहले ही फिक्स हो गया था। अच्छा। नीतीश कुमार जब 2022 में अलग हुए थे, आपने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से 2-3 पॉइंट मैं बता दूं, उसके बाद इस विश्लेषण को शुरू किया जाए। बिल्कुल। आपने पहली बात ये कही कि क्या विदाई का डेट फिक्स हो गया है, तो ये फिक्स 2022 में भी हो गया था। 2022 वाला जो एग्रीमेंट पेपर था उसको तैयार होते होते फाइनली वो साइन होने के जगह पर जब आया कि अब इसको मूर्त रूप लाया जाए, सारे उसमें कॉलम थे वो सारे भर दिए गए थे। नीतीश कुमार अंतिम रूप देने से पहले वो अपने आप को अलग कर लिए, इसलिए इस एग्रीमेंट को यथास्थिति रख दिया। फाड़ के फेंका नहीं गया था, उसको चेस में बंद कर दिया था। अच्छा। और उसको बंद करने के बाद जब वक्त आएगा तब उस पर साइन होगा। यानी कि उस एग्रीमेंट की जो शर्तें थी, उन शर्तों में से कुछ शर्तें ऐसी थी जिसको मान्य नहीं किया जा पा रहा था, जिसके कारण से नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा। शर्तें यथास्थिति हैं, शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि तब नीतीश कुमार जो शर्त रखे थे वो मानने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार नहीं था। अब उस इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को कह रहा है कि आपने जो शर्त रखी थी वो सब मान्य है। अंतर इतना ही पड़ा है। उसी एग्रीमेंट पेपर को लेकर के एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे। अच्छा। उस एग्रीमेंट पेपर की चर्चा करने पहुंचे थे। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा साफगोई से अपनी बात को रखते हुए कहा कि आई शैल स्पोकन टू हिम अबाउट शेड्यूल 9। ही सेड द मैटर इज इन कोर्ट। बस इन 2 शब्दों में उन्हें पूरा गेम पैक कर दिया। यानी इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पूछिए। उन्होंने कहा कि मैं शेड्यूल 9 में आरक्षण को शामिल कराने के लिए जो बढ़े हुए आरक्षण उसकी बात करने गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में है। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा, याद कीजिएगा, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूँ। विजय कुमार सिन्हा, माफ कीजिएगा, विजय कुमार चौधरी जी, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता है और नीतीश कुमार के उस क्लब के मेंबर हैं। उस क्लब के मेंबर हैं जहां नीतीश कुमार अपनी बातों को रख करके और लोगों से मंत्रणा करते हैं, उस क्लब के मेंबर हैं। वही विजय कुमार चौधरी दोपहर में उसी मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि ये संभव नहीं है, मामला न्यायालय में है।
दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर भी वो सवाल पर वो बोलते हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा जिस नीति आयोग के पास है, उस नीति आयोग ने बिहार विशेष राज्य के दर्जा पर ही फुल स्टॉप लगा दिया है। जी। यानी कि जब ये बात हो चुकी है, दिन में ही ये क्लियर हो गया है, और इतना खराब तो उनका सिस्टम नहीं होगा तेजस्वी यादव का कि ये बातें उन तक नहीं पहुंची होगी। तेजस्वी यादव तक निश्चित रूप से ये बात पहुंची होगी। मिनट मिनट टू अपडेट है कि क्या हो रहा है, बिहार की राजनीति, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इतना इतना लेट खबर कोई उनको देगा? विजय चौधरी क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, सेकंड सेकंड के खबर पहुंचता है। उसके लिए अलग से सेल रखा हुआ है जो यही बात बताता है कि अभी ये बात बोले हैं, वो अभी वो बात बोले हैं, ये वो बात बोल रहे हैं। ये सारी बातें उनको कन्वे की जाती हैं। लेकिन बात ये नहीं है रत्नेश जी, बात कुछ और है रत्नेश जी। 8 महीने के बाद, यहाँ तक कि विधानमंडल के सत्र के दौरान भी नीतीश कुमार के सामने आने से अपने आप को रोक लिया तेजस्वी यादव ने कि जाएंगे तो हो सकता है कुछ मुंह से इन्हें उन्हें निकल जाएगा, तो चाचा खिसिया जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि चाचा का खीस सुनील सिंह पर उतरा, और तब भी तेजस्वी यादव चुप रहे, लालू परिवार चुप रहा, जिनको तथाकथित रूप से राबड़ी देवी का भाई कहा जाता था। सहोदर भाई से ज़्यादा उनको प्रेम देती थी राबड़ी देवी, और उस सुनील सिंह को बड़ा बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले। वो निकलते रहे और ये सब लोग देख करके इंतजार करते रहे। राबड़ी देवी ने तो थोड़ा मोड़ा कुछ बोला भी, लेकिन जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। और क्या तेजस्वी यादव चाह देते, लालू प्रसाद रिक्वेस्ट करते तो सुनील सिंह की कुर्सी नहीं बचती क्या? एकदम बच जाती, बिल्कुल। मतलब उन्होंने ऐसा कोई भी बात नहीं था जो नीतीश कुमार के हाथ से बाहर था। पहल ही नहीं किया उन्होंने, बोला ही ठसक, एक उनकी ठसक जो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहते हुए भी, एक ही गठबंधन में रहते हुए भी कई बार उन्होंने कहा। दूसरी ठसक कि ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार को कि जब एनडीए में रहते हुए कोई बहुत करीबी लालू प्रसाद का जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलता जुलता हो, साठ गांठ करता हो, तो वो करे, उससे अच्छा हम ही क्यों नहीं कर लें। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर के कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का अपने अपने स्तर से सब लोग जवाब दे रहा है, लेकिन उस 40 मिनट की बैठक में क्या हुआ अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल बात पहले कर लेते हैं हम। तो ऑफिशियली नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात किस कारण से हुई थी? आपने अभी अभी बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए ब्रजेश मेहरोत्रा, जो अभी अभी 4 दिन 5 दिन पहले रिटायर्ड किए हैं, उन्हीं को बनाया गया है सूचना आयुक्त। एक और पद रखा गया है जिसमें किसी टीवी पत्रकार का अभी तक नाम मेरे पास नहीं आया है। फाइनल हो गया, नाम फाइनल हो गया है। किनको बनाया गया है? वो एक टीवी पत्रकार हैं एबीपी के, प्रकाश कुमार, उनको बनाया। अच्छा, प्रकाश कुमार को बनाया गया। तो प्रकाश कुमार को आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से आते हैं, तो उनको बनाया गया है। तो निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं कि उनको तो बनना ही था। लेकिन ब्रजेश मेहरोत्रा की बात करें तो ब्रजेश मेहरोत्रा जो थे वो लालू प्रसाद के बहुत करीबियों में से कहे जाते हैं। यानी दोनों ने अपने अपने एक एक लोगों को बिठाया है, और ये दबाव हो सकता है क्या? प्रेम से होता है। प्रेम से होता है, बिल्कुल। तो ये बातें आपके दिमाग तक आ गई। ये ऑफिशियल था। ऑफिशियल ये था कि 9वीं अनुसूची में शामिल करना है, जिसकी बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ये तय हो गया है कि 9वीं अनुसूची में जब कोर्ट में मामला है तो नहीं हो सकता है, उस बात को लेकर के भी मामला खत्म है। लेकिन ये ऑफिशियल बातों के अलावा अनऑफिशियल बातें जो थी, जो मेरी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये 3 लोग चैम्बर में बैठ करके बात कर रहे थे। इस बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इशारे पर विजय कुमार चौधरी कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए उस चैम्बर से बाहर आए और इन दोनों में अकेले में बातचीत हुई। बहाना बना करके विजय कुमार चौधरी हट गए, क्योंकि इस बात को होने के बाद आगे की बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और इशारों में बात हो रही थी कि कुछ विशेष करना है, अच्छा ठीक है, कुछ विशेष करना है, अच्छा ठीक है। तब जाकर के विजय चौधरी को यह समझ में आया कि नहीं, ये कुछ अलग से ही बतियाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को अलग किया। और उसके बाद 20 मिनट, 40 मिनट में से 20 मिनट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अकेले में बातचीत हुई, और निश्चित रूप से उस एग्रीमेंट की बात हुई होगी, जो एग्रीमेंट बीच में ही टूट गया था।
2022 से लेकर के 2024 के जनवरी तक नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बनाने का प्रयास किया था, उसमें उन्होंने बहुत शक्ति लगाई थी, बहुत श्रम लगाया था। देश भर के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात किया था, क्षेत्रीय दलों को जोड़ने का काम किया था, और यह सारा काम नीतीश कुमार ने बाखूबी निभाया था। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की उसमें अपना स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था? कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी जाए और भारतीय जनता पार्टी से इस देश को निजात दिलाया जाए। नीतीश कुमार आंशिक रूप से अपने एजेंडे में सफल रहे हैं। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, और नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं आंशिक रूप से रत्नेश कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 चुनाव से अपने दम पर बहुमत लेके आती थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, उस स्टाइल में काम कर रही थी। वही भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार का ही एजेंडा है, नीतीश कुमार की ही रणनीति है, जिसके कारण बहुमत तक नहीं पहुंची है। और यहां आकर के मामला पूरी तरह से फंस गया है। अब आप इस वक्त कहिएगा कि भाई एनडीए का तो बहुमत है, एनडीए के बहुमत में 292 लोगों ने समर्थन दिया है, लेकिन 292 लोगों में 52 लोगों को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं तीसरी बार ये बात बता रहा हूं, क्योंकि इन 52 लोगों में जो समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे ही विकल्प मिलेगा, और ये भी वो सोच रहे हैं कि अगर इस प्लानिंग का हिस्सा वो होंगे और भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया तो ईडी, बीडी, सीडी, आईटी, सारा डिपार्टमेंट एकदम तैयार है। और उसके बाद जानवे करते हैं कि भाजपा का लठाई भी बहुत सारे लोग, वो सारे लोगों की तैयारी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा, ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा। तो ऐसी स्थिति में उस मौके की तलाश की जा रही है कि मौके पर चौका लगाया जाए। इस पूरी कहानी में ऑफिशियल बातें मैंने बता दी, अनऑफिशियल बातों को अगर लेकर के चलिए तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि तेजस्वी यादव ने हिंदी के बाद अंग्रेजी में भी ये बात कहा था और स्थापित करने की कोशिश की थी कि वो गए थे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के बात को करने के लिए। याद कीजिएगा रत्नेश, 2022 के पहले नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव इसी तरह से गए थे। तब मामला था जातीय जनगणना का, और जब तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव लेकर के गए तो कुछ ही दिन में सरकार बदल गई थी, गिर गई थी। बिल्कुल एकदम सही बात है। आज भी बिल्कुल उसी तरह से अब इसमें 4-5 पॉइंट अनऑफिशियल है, जिसकी चर्चा मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से इसलिए कर रहा हूँ कि यही प्रस्ताव तेजस्वी यादव के सामने रखा गया था और सेम प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा गया था, और दोनों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रस्ताव था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि विधानसभा भंग करा करके लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाए। अगर ये हुआ होता तो परिस्थितियां आज बदली होती, चाहे वो तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होते या फिर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तैयार नहीं होने का कई वैलिड कारण है। भारतीय जनता पार्टी को फोकस रखना था कि दिल्ली की गद्दी पर हम कैसे पहुंचे, और अगर बिहार में चुनाव होता तो उसका वर्क फोर्स जो है बिहार वाले चुनाव पर भी लग जाता। इसलिए उसने तत्काल इस बात को स्वीकार नहीं किया। चर्चा चली कि 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके साथ चुनाव होगा, लेकिन उसकी भी सुगबुगाहट और उसकी भी बात धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। उस चर्चा को ही खत्म कर दिया गया, जबकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि यही मौका है। मैं पहले भी खबरों में बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर होने का, जब आपके पास शक्ति कम हो तो अपने दुश्मन को कमजोर होने का कोशिश करते रहते हैं, कि इंतजार करते रहें कि कब वो कमजोर होगा, तब उसको पटकते हैं। आप ये पूरा का पूरा विपक्ष उस समय का इंतजार कर रहा है, और सत्ता में बैठे लोग जो 52 लोग हैं, 52 सदस्य हैं, 52 सांसद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें अगर टीडीपी की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि 2018 में यही चंद्रबाबू नायडू हैं जो अलग हो गए थे अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, और कई ऐसे मुद्दे थे जिसके कारण अलग हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के कारण, कहा तो ये जाता है, बाकी कानूनी प्रक्रिया थी, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको भी कई मामलों में फंसना पड़ा था। तो आपको क्या लगता है
कि मौका परस्ती के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का आज मौका है, तो वो चंद्रबाबू नायडू की बात सुन रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एहसास नहीं होगा क्या कि यही वो भाजपा न है जो मजबूत थी तो हमको पटक दी थी, तो उनको मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे क्या? अब भी अगर मौका मिल जाता है कि आपके 16 में से 5 लोगों को हम मंत्रिमंडल में शामिल कराएंगे, इससे बढ़िया क्या चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी उनका कुछ भी उखाड़ नहीं सकती है, एक भी घास उनके राज्य से नहीं उखाड़ सकती है। कैसे? तो वो खुद के अपनी पार्टी के दम पर वहां सरकार में है। डर तो उसको होगा जो गठबंधन में होगा, लेकिन वो तो अपने दम पर हैं। तो उनके 16 जो सांसद हैं वो 24 घंटा, जैसे आप मिलिट्री वाले को देखते हैं, हमारी सेना जो है वो 24 घंटा बूट पट्टी बांध करके तैयार रहती है, कब उसे कुछ करना पड़े। सोती भी है तो वैसे ही है, बूट पट्टी के साथ। जो बॉर्डर पे हमारे यहाँ सेना के लोग हैं, ये हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा भी है और उनसे सुना भी है बहुत सारी कहानियाँ कि 24 घंटा उनका राइफल और उनका बूट पट्टी, मतलब सब नींद में भी रहते, नींद में भी है तो बॉर्डर बूट का ही पट्टी रहता पर था। बिल्कुल। तो ऐसे खाना भी खाते समय आप देखिएगा कि सेना के लोग जो हैं बॉर्डर पे हैं, वो खाना भी खाते हैं तो ऐसे लेकर के, और देखिएगा कि सब सारा सामान लदा हुआ है और वहीं खाते हैं, और हम लोग तब सुरक्षित हैं। उसी तरह से 24 घंटा बूट पट्टी बांध करके टीडीपी के 16 सांसद तैयार हैं कि जैसे ही उनके कमांडर का ऑर्डर होगा कुछ तो बस कुछ करना थोड़े है। जो ऐसे सदन है ना, उसमें से इधर बैठ रहे हैं तो इधर बैठ जाना है। ये आपने बिहार में देखा होगा, दिल्ली वाला तो नहीं देखा है, देखे हैं आप लोग, लेकिन बिहार वाला तो देखे होंगे ना कि जैसे ही 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने लगा, अचानक से सदन शुरू होती है, तुरंत उधर से उठ करके लोग इधर 5 लोग बैठ जाते हैं। तो वैसे ही करना है, इन 16 लोगों को उधर जाके खाली बैठ जाना है। बाकी अगर बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की, तो नीतीश कुमार लगातार, अगर नीतीश कुमार को, अब सबसे बड़ी बात है कि इस एग्रीमेंट में था क्या, तो एग्रीमेंट में नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग घोषित कर दीजिए, मैं बिना शर्त काम करने के लिए तैयार हूँ। अक्सर यही होता है, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम बिना शर्त आपके साथ हैं। आप हमारे 5 को मंत्री रख लीजिए, हम बिना शर्त आपके साथ काम करेंगे। यानी शर्त पहले से है, बिना शर्त काम करेंगे। तो नीतीश कुमार भी पूरी तरह से 12 सांसदों को लेकर के तैयार हैं, और ये 12 सांसद अगर अभी इनका मन डोल भी रहा होगा भाजपा के साथ जाने का, तो इनको पता है कि बाकी के लोग जो वहां से फरार हो जाएंगे तो भाजपा के साथ रह के क्या करेंगे। मतलब नाव जो है हिचकोले ले रही है। अब नाव पर सवार लोग जो हैं इधर जाते हैं तो गच्चा खा जाते हैं, और इधर पूरा लोग जाएंगे तो गच्चा खाएंगे, इसलिए बीच में रहना है। जब नाव इधर उधर हिचकोले खाने लगेगी, जिधर झुकेगी ज्यादा उसके अपोजिट साइड में जाएंगे, अपोजिट साइड मतलब दोनों पे पैर रख के चलना है। 240 में जो 52 है, इसको अगर देख लिया जाए, उसका शिवसेना की बात कर लीजिए, एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे भी बहुत परेशान है। उन्होंने सत्ता के लिए समझौता तो कर लिया, सांसदों विधायकों को तोड़ तो लिया, परेशानी ज्यादा, लेकिन परेशानी उनको भारतीय जनता पार्टी के एक एक इशारे पर काम करना पड़ रहा है। बहुत मजबूर हैं, कई को उन पर केस लदे हुए हैं, वो भी चाहेंगे कि भाई हमको मौका मिले, माफी उफी मांग करके फिर से चले जाएं उसी खेमा में। 7 उनके पास सांसद हैं, तो क्या चिराग पासवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिनके सांसदों को तोड़ने की बात चल रही थी कि 3 को सांसद उनके भाजपा के संपर्क में हैं, और ये वही चिराग पासवान है जिनके पार्टी को 2021 में ध्वस्त कर दिया गया। अभी बोलने वाला था, मेरे मन में एक चल रहा था प्रश्न कि जो चिराग इतने दिनों से लगातार भाजपा की खिलाफत में कर रहे थे, क्या इसकी प्लॉटिंग वहीं से शुरू हो गई है? महागठबंधन की तैयारी फिर से शुरू हो गई है? जो आपने 12 सांसद तो कह दिए, 5 सांसद और भी तो हैं, जैसे सी वोटर्स में आए भी थे कि 17 सांसद नीतीश और या चिराग के मिलाकर 17 सांसद ये टूट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ी जो है एक दूसरे से जुड़ रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश भर में बनेगी। जी, मैं रत्नेश साहब को याद होगा कि मैंने इन 17 की बात नहीं, मैंने 28 सांसदों की बात की थी। 28 सांसदों की मैंने बताया था कि 40 में से मात्र 12 पर अधिकार अपना जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी, और वो भी 12 पर तब तक जमा सकती है जब तक कि उसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत खोले हुए लोग हैं, 2 खेमा हो गया है। आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को अंतिम समय दे चुकी है। तो ये सारी परिस्थितियां, सारी प्रक्रिया चल रही है।
मैंने आपको आपके साथ ही साथ खबर करते बताया था कि अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। जी जी, इसी वजह से नहीं हो रहा है। राष्ट्र आरएसएस चाहती है कि अध्यक्ष का चुनाव करने से पहले हम तय कर लें कि हम जिसको अध्यक्ष राम माधव को सामने लाया गया, ये भी एक बड़ी बात है। जी। ये सारे लोग जो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दो तरफ की तैयारी चल रही है आरएसएस की कि एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी टीम के साथ सरकार को संभाल लें 5 साल चलाने के लिए एश्योर कर लें, या फिर आरएसएस अपने हाथ में लेकर के पूरी तरह से हिंदुत्व वाले एजेंडे पर चले। ये सभी बातें की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इसमें सस्पेंस क्रिएट अभी तक है। मैंने जो बताया आपको इन सांसदों की बात, तो अब इन सांसदों में 45 ऐसे सांसद हैं जिनकी संख्या 12, 16, 7, 5, 2, 1, 2 यानी 2 जनसेना के, जो कि आपको पता है चंद्रबाबू नायडू के साथ ही रहेंगे क्योंकि सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जी। दूसरी तरफ आप बात करें तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, उसके भी एक सांसद हैं जीतन राम मांझी को अगर बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और जीतन राम मांझी को और बड़ा कोई पद दे दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करेंगे वो? एकदम आएंगे, एकदम आने के लिए तैयार रहेंगे वो। उसके अलावा अगर जेडीएस की बात करें तो कुमारस्वामी की, तो वो भी भाजपा के साथ आए हुए हैं, उनको भी अगर दोनों को सांसद को मिल जाएगा तो उससे बड़ा क्या चाहिए। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मिलेगा, मैंने 240 बनाम 241 ये लड़ाई है। इस लड़ाई में ये 52 सांसद जो हैं ये उसमें मेन कड़ी का काम कर रहे हैं, एक्सिस इन्हीं पर दूरी पर है। अब ऐसे में 45 लोग भाजपा के साथ आए हुए हैं और सिंगल भी कई लोग हैं 45 के अलावा जो 7 बच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो भी वक्त के हिसाब से और मजबूरी में वहाँ टिके हुए हैं। जैसे ही कुछ होगा तो भाजपा अकेले 40 में रह जाएगी, अगर 2-4 को कोई चला भी जाता है तो ये पूरे के पूरे बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे तब बदलेंगे जब इनको मौका मिलेगा और ये एश्योर होंगे कि इनके बदलने के बाद सरकार बदलेगी। यानी भाजपा गद्दी से अगर हट रही है और 24 घंटे के अंदर में नई सरकार बन रही है तो ऐसी स्थिति में ये सभी तैयार हैं जी। यानी कि सस्पेंस जो बरकरार है, और जो सस्पेंस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात में हुआ है वही पुराना एग्रीमेंट पेपर। आपको पता है ना कि कहानियों में आपने जरूर सुना होगा, किया कि नहीं किया हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्यार में प्रेम पत्र लिखे जाते हैं। उस प्रेम पत्र को बहुत सहेज कर रखा जाता है। अगर प्रेमिका की या प्रेमी की शादी कहीं अलग हो जाती है तो उसको जला करके उसका फोटो खींच करके उसको भेजा जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा ही जी, एक ऐसा ही एग्रीमेंट पेपर जो प्रेम का एग्रीमेंट पेपर था जिसको सहेज करके रखा गया है, अब उस पेपर को फिर से गुलाब का फूल लगा करके रखा जाएगा या फिर जलाया जाएगा, यही सस्पेंस बना हुआ है। और ये सस्पेंस अभी और कंटिन्यू करेगा रत्नेश, ये सस्पेंस 6 महीने तक अभी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव और वो वक्त, क्योंकि 6 महीने के बाद आप फिर से बहुमत साबित करने के लिए भाजपा को कह सकते हैं और सभी उसी का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर सत्ता नहीं आए तो एक और मौका होगा विपक्ष को और ज़्यादा चाटने का। राहुल गांधी का कॉन्सेंट लेकर के लालू प्रसाद आ गए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी भी तैयार हैं, अखिलेश यादव भी तैयार हैं, हेमंत सोरेन भी तैयार हैं, उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि भैया हमको यहीं रहने दीजिए, अपने ही राज्य में हमको खाली सरकार बनवा दीजिए आप लोग मिलजुल करके। कांग्रेस तैयार हो गई है। इसके अलावा शरद पवार भी तैयार हैं और बाकी के जो लोग बचे हुए हैं, साउथ के कई ऐसे राज्य हैं वो भी अभी स्टेज पे चल रहे हैं। जैसे कर्नाटका में आपको पता है कि सिद्धरमैया जो है वो भी बेचारे फंस गए हैं मामले में, तो ये सभी लोग उससे निकलना चाहते हैं और सभी के निकलने का रास्ता एक ही है, नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी ऑफर की जाए तो बहुत सारे एक साथ सब सदे हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर से राहुल गांधी को मौका मिलेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाने का, उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैंने बहुत पहले ही खबर किया था, मैंने 13 अगस्त को ये खबर किया था, आप ही के साथ शायद किया था। 13 अगस्त को मैंने खबर किया था। उस 13 अगस्त के बाद ये चर्चाएं बहुत तेज़ी से आ गई हैं और ये भी एक संयोग ही है कि मेरी मुलाकात किसी से होती है और कोई जा कर के
वही आदमी व्यक्ति जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करता है, ये भी एक संयोग है। जी। और इस संयोग में एक बात तो निश्चित रूप से है कि ये सब कुछ हो रहा है, पूरा बवंडर मचा हुआ है, लेकिन अगर धरती शांत हो तो क्या कीजिएगा। बड़े ज्वार भाटा का कहीं ना कहीं अंदेशा होता है ना, जब समुद्र शांत हो जाता है तो बड़ा ज्वार भाटा आता है। नीतीश कुमार शांत हैं और सभी लोग उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन हो। चलिए, तो ये एक एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर तेजस्वी यादव कराना चाहते हैं और वो सारी कहानी की शुरुआत हो गई है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बवंडर बिहार की राजनीति में आप देखेंगे। मुद्दे की बात हम कर रहे थे, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।